नमस्कार दोस्तों, मैं आपका समीर सर आप सबके लिए पॉलिटी अर्थात भारतीय संविधान का एक अलग लेक्चर लेकर आया हूँ। इसके पहले हमने नागरिकता तक अर्थात सिटीजनशिप तक पढ़ा। मुझे यकीन है कि आप लोगों ने हमारे वीडियो को देखा होगा और आपने उससे बहुत कुछ सीखा होगा। फिलहाल मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि ये लेक्चर मेरा उन तमाम एग्जामिनेशन के लिए है जिसमें जीएस होता है और जिसमें पॉलिटी के क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। जैसे आप यूपीएससी का देखिए, यूपी पीसीएस, आरओ, यूपी ट्रिपल एससी, इन सभी एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें पॉलिटी का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। तो बिना देर किए हुए हम लेक्चर को प्रारंभ करेंगे। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी बजा दीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया करिए कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं और लाइक ज़रूर किया करिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करने से हमें थोड़ा आइडिया मिलता है कि किस लेवल का हम पढ़ा रहे हैं, क्या आपके एग्ज़ाम में काम में आने लायक चीज़ें हैं। आप करते हैं तो उत्साह बढ़ता है। ये तो हम जानते हैं कि इसी लेक्चर से सारा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा, जितने भी लेक्चर बना रहे हैं। लेकिन आपका काम है कि लाइक, शेयर और कमेंट तो कर दिया करिए, इससे हमारा भी उत्साह बढ़ता है। ठीक है, देखिए अब हम बात करेंगे आज का जो टॉपिक है उस पर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल राइट अर्थात मौलिक अधिकार। देखिए, फंडामेंटल राइट एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आप कोई भी एग्ज़ाम ले लेंगे, यूपीएससी ले लेंगे या यूपी पीसीएस ले लेंगे, यूपी पीसीएस, इसके अलावा अगर आप आरओ ले लेते हैं या फिर आप कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए जिसमें जीएस का वेटेज होता है, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आता है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार के बारे में कि मौलिक अधिकार क्या होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। मौलिक अधिकार पे मुझे लगभग 1.5 घंटे का लेक्चर लेना पड़ेगा, जिसको हम छोटे छोटे खंडों में डिवाइड कर देंगे ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो देखिए, अगर मैं बात करूं मौलिक अधिकार क्या होता है, तो वे अधिकार जो जीवन के लिए अति आवश्यक हैं या मौलिक समझे जाते हैं, उन्हें मूल या मौलिक अधिकार कहते हैं। मतलब ऐसे अधिकार होते हैं जिसके बिना जीवन संभव नहीं हो सकता। जैसे आपके सांस लेने का अधिकार, आपके खाने पीने का अधिकार, आपके बोलने का अधिकार, आपके चलने का अधिकार, आपके रहने का अधिकार, जितने भी मौलिक रूप से मानव के जीवन में जीने के लिए आवश्यक वो मौलिक अधिकार होते हैं। तो वही लिखा है, वे अधिकार जो जीवन के लिए अति आवश्यक हैं या मौलिक समझे जाते हैं या फिर बेसिक रूप से आपके लिए ज़रूरी होते हैं, उन्हें मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। देखिए, प्रत्येक देश के नागरिकों के लिए अधिकार जरूरी है। कोई भी देश हो, एक नागरिक को जीने के लिए मौलिक अधिकार चाहिए ही चाहिए होता है। यह राज्य के सार्वभौम सत्ता पर अंकुश लगाने का कार्य करता है कि राज्य जो है वो जो है सार्वभौम सत्ता जो है राज्य की, उस पर अंकुश लगा रहे। ऐसा ना हो कि राज्य तानाशाही हो जाए, कि व्यक्ति के अधिकारों को ही छीनने लगे। तो ये क्या करता है, राज्य के सार्वभौम सत्ता पर अंकुश लगाने का कार्य करता है। ये तो था बेसिक परिभाषा। अब अगर हम बात करें जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बार बार पुटअप होता है, तो वहाँ अब यहाँ से शुरुआत उसकी होगी जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब देखिए, भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। ऐसा मैंने पहले भी बता दिया, जब मैं भारत के विदेशी तत्वों को बता रहा था तो वहाँ भी बताया था कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, यूएस से लिया गया है, मतलब अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, अमेरिकी संविधान से। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में हुआ है। कौन से भाग में? भाग 3 में। किस अनुच्छेद के थ्रू हुआ है? अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक हुआ है। हमारे भारत के जो संविधान है, जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने हमें मौलिक अधिकार दिया और वो किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 12 यानी कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। याद रखिएगा, ये भाग 3 में है।
तो आप देखेंगे कि भाग 3 में कई बार पूछ चुका है क्या है मौलिक अधिकार है, कौन से अनुच्छेद के तहत है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है, किस देश से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो ये भी सवाल आ चुका है कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें सवाल आ चुकी हैं और एक एक करके हम एकदम से अपने हैंड रिटन मतलब हाथ से लिखे गए नोट के रूप में आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब क्या मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है? देखिए सवाल उठा बाद में कि क्या मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है, तो इसका उत्तर है हाँ भाई। ये भी सवाल आ चुका है, हाँ किया जा सकता है। सीधा सीधा जान लीजिए किया जा सकता है। इस पर आगे हम डिस्कशन करेंगे तमाम केस पर, लेकिन अभी जान लीजिए हाँ भाई मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है और बहुत बार हुआ भी है। ठीक है, जैसे मौलिक अधिकार में शिक्षा का अधिकार जोड़ दिया गया था, इसके अलावा तमाम चीज़ें जोड़ दी गई। तो मौलिक अधिकार में भाई संशोधन किया जा सकता है, सिंपली आप जान लीजिए। आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। अब देखिए राष्ट्रीय आपात के दौरान जो है मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। कह रहा है, एक क्वेश्चन आया है कि राष्ट्रीय आपात के दौरान जो है क्या मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपात जब होता है नेशनल इमरजेंसी, तो मौलिक अधिकार स्थगित हो सकते हैं कि नहीं? हाँ भाई हो सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशन है जिसको हम आगे बताएंगे। या तो मौलिक अधिकार वाले टॉपिक में बताएं या तो जब हम आपात के बारे में पढ़ाएंगे तब बताएंगे। तो अनुच्छेद 358 और 59 को जब मैं पढ़ाऊँगा तब मैं इस चीज़ को बताऊंगा। उसमें ये कहा गया है कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ के बाकी मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। ठीक है, तो सवाल उठता है राष्ट्रीय आपात के दौरान मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। जी हाँ, लेकिन 20 और 21 को छोड़ के बाकी सबको। ठीक है, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ के एक एक चीज़ों को मैं स्पष्ट करते चल रहा हूँ। ठीक है, अब कुछ और चीज़ें देखते हैं। देखिए प्रारंभ में जो मौलिक अधिकार थे उनकी संख्या 7 थी। जब संविधान लागू हुआ हमारे यहाँ तो मूल रूप से मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी। 7 मतलब 7, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 6 है। देखिए 44वां संविधान संशोधन जो हुआ उसमें संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट की श्रेणी से हटा दिया गया और इसे एक कानूनी यानी कि विधिक अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 300A के तहत, यानी कि 300 का के तहत। ठीक है, तो 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। कहाँ से हटा दिया गया? मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट के श्रेणी से, और इसे हटा करके 300 का अनुच्छेद 300 का यानी कि 300A के तहत एक कानूनी यानी कि विधिक अधिकार लीगल राइट बना दिया गया। यहाँ तक आपने समझा? कोई दिक्कत नहीं, मुझे यकीन है कि आपको अच्छा लग रहा होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अभी ये लेक्चर जब पॉलिटी का नज़दीक आ जाएगा तो मैं इसी लेक्चर के पैरेलल एक यूपी स्पेशल का भी लेक्चर चलाऊंगा। क्यों? क्योंकि यूपी स्पेशल जो है ये नया टॉपिक मेंस में जोड़ने वाला है। बहुत सारे बच्चों की मांग है कि मैं काम करूं, तो जाहिर सी बात है कि यूपी स्पेशल का जब इसी के साथ पैरेलल में चला दूंगा तो ये 2-4 लेक्चर में और जाके ख़त्म हो जाएगा। और यूपी स्पेशल पढ़ाने से ये लाभ होगा कि जो नया फीचर जुड़ रहा है मेंस में, वो मेंस में तो काम करेगा ही करेगा, प्रीलिम्स में बहुत काम करेगा। क्योंकि 10 क्वेश्चन लगभग यूपी स्पेशल के आते हैं, कभी कभी तो इससे ज़्यादा आ जाते हैं, 15 आ जाते हैं, 20 आ जाते हैं, लेकिन स्पेशली 10 क्वेश्चन मान के चलिए आता है। अब हम कुछ और चीज़ देखते हैं। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने कराची अधिवेशन, कौन से अधिवेशन? कराची अधिवेशन 1931 में कांग्रेस की घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग को रखा था। किसने रखा था? पटेल जी ने रखा था। मूल अधिकारों का प्रारूप जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। ये भी क्वेश्चन बार बार आता है। अब हम कुछ अन्य टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए अब हम बात करेंगे अनुच्छेदों की। तो सबसे पहले हम देखेंगे अनुच्छेद 12 को। तो इसमें परिभाषा दिया गया है। किसका परिभाषा दिया गया है? राज्य का परिभाषा दिया गया है। इस अनुच्छेद में 12 में राज्य का परिभाषा दिया गया है और इस परिभाषा को 4 जो परिभाषा का भाग है ये 4 भागों में डिवाइड किया गया है। 4 चीज़ें इसमें बताई गई है। राज्य शब्द के अंतर्गत 4 चीज़ें आती हैं, यही चीज़ बताया गया है। पहला है भारत की संसद और संसद। संसद मतलब पार्लियामेंट, पार्लियामेंट मतलब लोकसभा और राज्यसभा की बात कर रहा है। ठीक है,
तो पूरे पार्लियामेंट की बात कर रहा है कि राज्यसभा और लोकसभा जो है यानी कि भारत की संसद जो है अनुच्छेद 12 के तहत राज्य शब्द के अंतर्गत आते हैं। दूसरा चीज कह रहा है कि पहला तो संसद हो गया, दूसरा है राज्यों की सरकारें एवं विधानमंडल। विधानमंडल में क्या, जहाँ पे विधानसभा है वो, और विधान परिषद जहाँ है वो। तो विधानसभा और विधान परिषद दोनों को, जैसे कुछ स्टेट में विधान परिषद भी है, तो अगर विधान परिषद नहीं है तो वहाँ के विधानमंडल का मतलब है विधानसभा, और विधानमंडल जहाँ पे विधान परिषद है वहाँ विधानसभा और विधान परिषद दोनों, ये राज्य शब्द के अंतर्गत आएंगे। तीसरा है सभी स्थानीय प्राधिकारी, और चौथा है अन्य प्राधिकारी। तो जितने स्थानीय प्राधिकारी हैं और अन्य प्राधिकारी हैं, साथ में संसद और राज्य की सरकारें और उसके विधानमंडल को राज्य शब्द के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा सेम परिभाषा आपको डीपीएसपी में भी मिलेगा, मतलब भारत के नीति निर्देशक तत्वों में मिलेगा अनुच्छेद 36 के तहत। ठीक है, तो ये परिभाषा पूछा गया है, कभी बड़े एग्जामों में पूछा जाता है, स्पेशली यूपी पीसीएस वगैरह में कभी कभी आया है सवाल कि राज्य शब्द के अंतर्गत कौन चीज़ें आती हैं या कौन सी चीज़ें नहीं आती हैं। तो संसद आएगा, राज्य की सरकारें यानी कि विधानमंडल आएगा, और सभी स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी आएंगे। इस पर मैं जोर दे रहा हूँ स्पेशली इसलिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, और अभी यूपी पीसीएस का जो पैटर्न है वो बदल चुका है, तो यहाँ से सवाल 100% बन सकता है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखेंगे। अब आते हैं अनुच्छेद 13। तो देखिए, जहाँ तक हम अनुच्छेद 13 की बात करते हैं, ये बड़ा ही चर्चित मुद्दा रहा हमेशा। तो आइए देखते हैं हम अनुच्छेद 13 के बारे में कि इसमें क्या ऐसा है जो एग्जाम में बार बार आता है। तो देखते हैं, अनुच्छेद 13 जो है ये मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच माना जाता है। क्या माना जाता है? मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच माना जाता है। इसके द्वारा न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाया गया है। किसको बनाया गया है? न्यायालय को बनाया गया है। ठीक है, इसके अलावा देखिए, इसके तहत न्यायालय ऐसी किसी भी विधि को शून्य घोषित कर सकती है। क्या कर सकती है? शून्य घोषित कर सकती है, जो मूल अधिकारों से असंगत हो। इसका मतलब ये है कि न्यायालय जो अनुच्छेद 13 है वो एक तरह से जो राज्य के कानून हैं उस पर बंधन में लगाती है। और देखिए, हुआ ये कि इसका बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। जब भारत का संविधान लागू हुआ या बन गया, तो संविधान लागू होने से पहले भी बहुत सारे ऐसे ब्रिटिश कानून थे जो भारत के संविधान से या तो मेल खाते थे या मेल नहीं खाते थे। तो हुआ क्या, हमारे संविधान निर्माताओं ने उन चीज़ों में से जो हमारे अपने सुविधा अनुसार सही थे उसको संविधान में ले लिया, बाकी को सब हटा दिया, जिस पर हम चर्चा करेंगे। तो यही लिखा है, इसके तहत न्यायालय ऐसे किसी भी विधि को शून्य घोषित कर सकता है जो हमारे फंडामेंटल राइट से अलग हो, असंगत हो। इसके अलावा न्यायालय की यह शक्ति जो है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के अंतर्गत भी आता है, मतलब जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत भी आता है। देखिए, एक प्रोफेसर कार्बिन है, इन्होंने न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति न्यायालय के बारे में कुछ ऐसी चीज़ बताया है जिसमें उन्होंने कहा है, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति न्यायालय की वह शक्ति है जिसके अंतर्गत विधानमंडल द्वारा पारित एक्ट की संवैधानिकता की जांच की जाती है। किसकी जांच की जाती है? संवैधानिकता की। और इसको कौन पारित करता है? विधानमंडल पारित करता है। इसको किसने कहा है? प्रोफेसर कार्बिन ने कहा है। फिर से सुन लीजिए क्या कहा है इन्होंने, कहा है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति न्यायालय की वह शक्ति है जिसके अंतर्गत वह विधानमंडल द्वारा पारित एक्ट की यानी कि विधि की यानी कि अधिनियम की संवैधानिकता की जांच कर सकता है कि क्या ये संवैधानिक है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि कोई इसमें गड़बड़ है, तो अगर मान लीजिए उसमें कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो न्यायालय क्या कर सकता है? उसे शून्य घोषित कर सकता है या उस भाग को हटा सकता है। अब हम एक एक करके देखते हैं। अनुच्छेद 13(1) में क्या कहा गया है इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, संविधान पूर्व विधियों, अनुच्छेद 13(1) जो है संविधान के पहले की विधियों के बारे में बताता है। अनुच्छेद 13(2) संविधान के बाद की विधियों के बारे में बताता है। तो अनुच्छेद 13(1) में क्या कहा गया है? तो देखिए, अनुच्छेद 13(1) के अनुसार
संविधान के लागू होने के ठीक पहले भारत में प्रवृत्ति ऐसी सभी विधियां जो भाग 3 के उपबंधों से असंगत या अलग हैं शून्य होंगी। यही मैंने बताया कि जब भारत का संविधान लागू हुआ तो बहुत सारी ऐसी विधियां थी जो भारत के संविधान से मेल नहीं खाती थी, उसको क्या हो गया, कर दिया गया, शून्य घोषित कर दिया गया। यह भूतलक्षी अनुच्छेद नहीं है। भूतलक्षी मतलब जो पहले से लागू हो जाए। इसका अर्थ यह है कि कोई भी पूर्व विधि शुरुआत से शून्य नहीं है। यहाँ आच्छादन का सिद्धांत लागू हो जाता है। तो हम आच्छादन के सिद्धांत के बारे में जानते हैं। तो देखिए आच्छादन का सिद्धांत क्या होता है या इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए मूल अधिकारों से असंगत जो मेल नहीं खाते थे, संविधान पूर्व विधियां मतलब संविधान के पहले की जो कानून है संविधान के लागू होने पर मूलाधिकारों से आच्छादित हो जाती हैं, मतलब हमारे फंडामेंटल राइट से आच्छादित हो जाती हैं और सुषुप्ता अवस्था में चली जाती हैं, मतलब ऐसी अवस्था में चली जाते हैं जिसका कोई मतलब नहीं रह जाता। आच्छादन हटते ही वह पुनर्जीवित हो जाती हैं, मतलब अगर उसकी ज़रूरत पड़ती है तो उसको जीवित भी किया जा सकता है। ठीक है। अब अगर हम बात करें, उच्चतम न्यायालय ने आच्छादन का सिद्धांत भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य में दिया। किस में दिया? ये उच्चतम न्यायालय ने इस सिद्धांत को दिया और किस केस में दिया? भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य में दिया। इसे ग्रहण का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है। देखिए यह सिद्धांत संविधान पूर्व अथवा संविधान पश्चात दोनों प्रकार की विधियों पर लागू होता है। तो उच्चतम न्यायालय ने आच्छादन का सिद्धांत किस केस में दिया? भीखाजी केस में दिया। किस राज्य से संबंधित था? मध्य प्रदेश। और इसे ग्रहण का सिद्धांत भी कहते हैं। और यह जो सिद्धांत है यह संविधान पूर्व तथा संविधान पश्चात दोनों प्रकार की विधियों पर लागू होता है। अब अनुच्छेद 13 की बात करते हैं। तो देखिए अनुच्छेद 13 की जहाँ तक बात करें तो राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को छीनती हो या उन्हें कम करती हो। तो इसको आप डायरेक्ट ही याद कर लेंगे। ऐसी कोई विधि जो इस खंड का उल्लंघन होगी, उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। मतलब राज्य ऐसा कोई विधि, ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता जो क्या करे, किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों को छीनती हो या उसे कम करती हो। अगर ऐसा होता है तो उल्लंघन की मात्रा तक वो विधि, वो कानून क्या होगा, शून्य घोषित होगा। अब हम बात करते हैं पृथक्करणीयता का सिद्धांत। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए ये अनुच्छेद 13 से ही संबंधित है और इसमें जो चीज़ें हैं उसमें ये है कि यदि किसी एक्ट का, किसी अधिनियम का एक भाग क्या करता है, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है, किंतु शेष भाग उसका उल्लंघन नहीं करता है, तो मूल अधिकार का उल्लंघन करने वाले भाग को शेष भाग से उस एक्ट के मूलभूत उद्देश्यों को समाप्त किए बिना अलग किया जा सकता है। कि मतलब उसका मूलभूत उद्देश्य भी ना समाप्त हो और जो चीज़ें हमसे मेल नहीं खाती, उस कानून से, उस चीज़ों से मेल नहीं खाती हैं, उसको हटा भी दिया जाए तथा तब उस पूरे एक्ट को समाप्त ना करके केवल असंगत भाग को शून्य घोषित किया जाता है। मतलब पूरे एक्ट को, पूरे अधिनियम को समाप्त नहीं किया जा सकता है, केवल उस अधिनियम को समाप्त किया जाता है जो अलग है। ठीक है, जो उससे मेल नहीं खाती हैं। अर्थात एक्ट मतलब अधिनियम को वैध तथा अवैध भाग में बांटकर अवैध भाग को शून्य घोषित कर दिया जाएगा। अब यहाँ समझ में आ गया होगा, जो अधिनियम है उसे वैध और अवैध में बांट करके अवैध भाग को क्या करेंगे, शून्य घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन यदि अवैध भाग जो है वैध भाग से इस तरह जुड़ा हुआ है कि अवैध भाग के अलग होने पर अधिनियम का मूल उद्देश्य विफल हो जाएगा, तब न्यायालय द्वारा पूरा एक्ट अवैध घोषित कर दिया जाएगा। मतलब जब तक उसको सुधारने लायक रहेगा, न्यायालय क्या करेगा, सुधारने की कोशिश करेगा। लेकिन एक ऐसा सिचुएशन आ जाए कि भैया नहीं सुधरेगा तो क्या करेगा, न्यायालय कहेगा हटाओ सबको। यही होता है पृथक्करणीयता का सिद्धांत। अब देखते हैं संवैधानिक संशोधन पर विवाद क्या क्या है। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं। संवैधानिक संशोधन पर विवाद के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करिए, लाइक और कमेंट तो कर दिया करिए। ठीक है, मुझे यकीन है कि आपको समझ में आ रहा होगा।
और अगर बार बार आप हमारे लेक्चर को देखेंगे तो इसी लेक्चर से आपको सारा क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि विदेश से क्वेश्चन बन के आते हैं, क्वेश्चन ऐसे ही आता है, आपको समझने की देरी है कि आपको पूरा याद नहीं होता है, इसलिए आप गलती कर देते हैं। लेकिन अगर ठीक से आप पढ़ेंगे तो गलत नहीं होगा। अब देखते हैं केस के बारे में। तो पहला केस हम देखेंगे शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के मामले में। तो देखिए, इस मामले में सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न आया कि क्या अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया गया संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13 के अर्थों में विधि है कि नहीं है। 13 के अर्थ में देखते हैं, फिर से देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें पूछा गया क्या अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया गया संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13 के अर्थों में विधि है, कानून है, या इसका कोई अलग प्रावधान है। न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 13 के संदर्भ में विधि के अंतर्गत विधानमंडल द्वारा अपनी साधारण विधायी शक्ति यानी कि अनुच्छेद 345 के प्रयोग में बनाई गई विधि आती है, न कि संविधान संशोधन विधि। तो ऐसा नहीं माना गया कि इसमें कहा गया कि भाई 13 अलग है, संविधान संशोधन विधि यानी कि 368 के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है। अब इसमें एक लाइन में अगर समझा जाए तो इसका मतलब है संविधान संशोधन विधि अनुच्छेद 368 के अधीन होता है, न कि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। मतलब अनुच्छेद 13 जो है 245 के अंतर्गत आएगा और संविधान संशोधन विधि 368 के अंतर्गत आएगा। ठीक है। अब हम दूसरा केस देखते हैं सज्जन सिंह बनाम पंजाब राज्य के बारे में। तो सज्जन सिंह में क्या कहा गया, इसमें शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के मामले का अनुसरण किया गया। सेम चीज माना गया कि संविधान संशोधन विधि जो है 368 और अनुच्छेद 13 जो है दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, और इसमें कोई इस तरह का जो चीज़ नहीं है कि दोनों को एक मान लिया जाए। अब बताते हैं गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में क्या हुआ। तो देखिए, इस बात में उक्त निर्णय को बदल दिया गया, ऊपर वाले निर्णय को बदल दिया गया। साथ ही संवैधानिक संशोधन को अनुच्छेद 13 के अर्थों में विधि माना गया। इसमें कहा गया नहीं, अनुच्छेद 13 जो है 368 के अंतर्गत ही आता है। अतः अब संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों में कमी नहीं किया जा सकता। मतलब संविधान संशोधन द्वारा फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं किया जा सकता, ऐसा माना गया गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में। ऊपर का जो दो केस है शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह, इसमें जो है कहा गया था कि दोनों अलग अलग हैं, लेकिन गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में कहा गया नहीं, दोनों एक हैं। और अनुच्छेद जो है कहने का मतलब यह है कि संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों में कमी नहीं की जा सकती, ऐसा कहा गया गोलकनाथ में। अब अगर बात करें, संसद को यह बात ठीक नहीं लगी और 24वां संविधान संशोधन 1971 में पारित हुआ। संसद ने क्या कर दिया, एक संविधान संशोधन कर डाला, 24th अमेंडमेंट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 24, मतलब 24वां संविधान संशोधन कब आया, 1971 में आया। संवैधानिक संशोधन विधि को अनुच्छेद 13 से के बाहर कर दिया गया, मतलब अनुच्छेद 13 में थोड़ा सा परिवर्तन ला दिया गया। अब अगला केस आता है जो बार बार एग्जाम में आता है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। तो इसमें देखिए, उच्चतम न्यायालय ने उक्त संशोधन को वैध घोषित करते हुए घोषित किया कि संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13 के अर्थों में विधि नहीं है। ठीक है, कहा भैया संवैधानिक संशोधन 13 के अर्थ में विधि नहीं है, ऊपर वाले केस का अनुसरण कर लिया। अतः संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती, उसने कहा, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा केशवानंद भारती केस में संसद क्या कर सकती है, मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकती है, किंतु इस प्रकार नहीं कि उसका आधार मूल ढांचा ही प्रभावित हो जाए। तो यहाँ बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आ जाता है, मौलिक ढांचे का सिद्धांत आ जाता है केशवानंद भारती में। तो क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस केस में मौलिक ढांचे का सिद्धांत लाया गया। आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो आ जाएगा। तो किस में लाया गया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में 1973 का यह मामला है। इस प्रकार इस वाद में संविधान के आधार पर मूल ढांचे यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर का क्या किया गया, सिद्धांत प्रतिपादित हो गया। ठीक है, अब यहाँ तक हमने देखा, तो ये सारी चीज़ें देखी। आगे देखिए, संविधान के 6 मौलिक अधिकार जो हैं उस पर पढ़ना है। शुरुआत में 7 थे, लेकिन अब 6 हैं, तो उसके बारे में हमें पढ़ना है। लेकिन चूंकि वीडियो का लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ। और दूसरा चीज़, अगर मैं इसको शुरू करूँगा तो फिर एक लंबा जो है लेक्चर जाएगा। तो अभी कम से कम अगर हमें समता के अधिकार को ही पढ़ाना है 14 से 18 तक, तो उसमें भी कम से कम आधा घंटा जाएगा। तो
थोड़ा सा ये लंबा टॉपिक चलेगा, लेकिन ये चर्चित होता है, 1-2 क्वेश्चन हर साल आते हैं यहाँ से, इसलिए इसको अच्छे से ही बताऊँगा। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं और यकीनन ही आपको जो है समझ में आ रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से आगे की चीज़ों को बताएंगे। तो यहाँ तक आप जान गए होंगे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जान लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ तक आज पढ़ा। आप लाइक कर दिया करिए, कमेंट करिए, शेयर करा करिए। चीज़ों को करेंगे तो अच्छा लगता है। हालांकि मैं चाहे 2 बच्चे देखेंगे या 2 लाख देखेंगे, लेकिन मैं वीडियो बनाऊंगा। रीज़न है कि एक बार कमिटमेंट किया है और चीज़ों को दोहराना है, कम से कम जो बच्चे देखते हैं उनको। और एग्ज़ाम आने पे बहुत सारे लोग देखते हैं, तो अभी कम भी होंगे, तो एग्ज़ाम आने तक बहुत सारे लोग आएंगे, जुड़ेंगे। ठीक है, तो उससे नहीं मतलब है कितने देखते हैं, मतलब इन चीज़ों से है कि सही सही चीज़ आप तक जाए। तो आप अगर हमसे जुड़े हैं तो मेहनत करिए, सारे वीडियो को अच्छे से देखिए और वीडियो को पेंडिंग में मत रखिएगा। रीज़न क्या है, जब 1-2 है लगातार चल रहे हैं तो आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन एक साथ 20 वीडियो जो है देखेंगे तो उसमें टाइम लगता है और उसमें मन कहता है कि अरे अब देख लेंगे और कुछ नहीं हो पाता है। इसलिए लगातार चलते रहिए। मैं आपका समीर सर आपसे यहीं पर आज इजाज़त मांग रहा हूँ। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कल, तब तक के लिए नमस्कार।